आपका फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क में। मैं हूं अंजरुल बारी। किसानों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के एक लंबे समय से दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का कोई समाधान निकाला जाए। बावजूद इसके सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है। सरकार चाहती है कि किसी तरह से ये मामला आगे खिंचता चला जाए ताकि ये चीजें धीरे धीरे जो है हल्की पड़ जाएं और सरकार को अपने फैसले से पीछे न हटना पड़े। लेकिन किसान आंदोलन से देश को क्या नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र को क्या नुकसान हो रहा है और इसका देश पर कितना असर पड़ेगा। संसद में कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस ने अपने रुख को साफ कर दिया है। बराबर संसद के अंदर कार्रवाई के दौरान कांग्रेस की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि इस पर बहस कराई जाए, लेकिन सरकार इस बहस से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ हो रहा है, इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क में। अंजय भाई, आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सबको भी धन्यवाद, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। प्रदीप जी, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। आपसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 100 दिनों से ज़्यादा का समय हो चुका है। बराबर इस आंदोलन को लेकर के किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है, लेकिन सरकार है कि उसके कान पे जू नहीं रेंग रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? कौन सा ये रुख है सरकार का? देखिए, बुनियादी रूप से मैं अगर कहना चाहूँ, 100 दिन तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर चारों ओर हजारों लाखों की तादाद में लोग आए हैं, बैठे हैं। बरसात, ये आपकी झाड़ी निकल के अब गर्मियों की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले 2 महीने पंजाब हरियाणा के बीच में किसान आंदोलन हुआ, रेल रोको आंदोलन हुआ, और जब केंद्र की सरकार ने वहाँ नहीं सुनी तो दिल्ली की ओर बढ़े। जहाँ तक कांग्रेस का संदर्भ में है, हमारी पार्टी का संदर्भ है, हमने शुरू से किसान आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले इन कानूनों के, इन बिलों के कानून का रूप बनने से पहले जब संसद में बिल आया था, तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राज्यसभा में मैं खुद रहा था, हमने इन बिलों का विरोध किया था। सत्तारूढ़ पार्टी से कहा था कि इसको संसद की स्टैंडिंग कमेटी या संसद की समितियों में ज्वाइन दोनों जगह भेजा जाए, इस पर बहस की जाए, स्टेक होल्डर से बातचीत चीज जाए। तो हम शुरू से कांग्रेस पार्टी इस बिलों के खिलाफ थी, क्योंकि हम तभी देख रहे थे ये किसान को और खेती को कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने की एक साजिश है। उस कड़ी में 3 9 सांसदों में, जिनको पहली बार इतिहास में राज्यसभा में संस्मरण किया गया था, 24 घंटे के धरने में बैठे, उसमें 3 सांसद कांग्रेस के भी थे। और उसी क्रम में आज फिर 3 बिलों की वापसी के किसान आंदोलन के साथ ही सहभागिता करते हुए आज पूरे दिन फिर कांग्रेस ने राज्यसभा में इसी सवाल को उठाया और राज्यसभा की कार्रवाई चलने नहीं दी और अंत में कार्रवाई आगे के लिए स्थगित हुई। हम शुरू से ही इस आंदोलन के विरोध में रहे, लेकिन बुनियादी सवाल है कि सरकार का जो हठधर्मतापूर्ण रवैया है। जब बिल संसद में इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले भी आप देखें, कोरोना का समय था, पूरे देश एक कर्फ्यू में जी रहा था। बिल्कुल, सरकार ने जिस तरह से उस समय जब इसने ऑर्डिनेंस निकाला, तो आपने उस कोरोना के काल के लोग घरों में बैठे हुए हैं, जब कोई बातचीत नहीं हो सकती, अखबार नहीं निकल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक दूसरे से संबंध नहीं कर सकता है, सरकार किस तरह है, उस समय आपने चुपके से 3 इन किसान बिलों को ऑर्डिनेंस निकाले। उसी से नियत साफ थी कि केंद्र की सरकार नहीं, तो आप सरकार की मंशा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। ये चोरी छुपे किया गया काम है। शुरुआत में ही जब कोई इसकी आवश्यकता नहीं, ऐसे समय ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से 3
बिलों को लाना ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा था और वही उसने किया। और उसके बाद जब संसद में आया, इतिहास में पहली बार डिवीजन की भी राज्यसभा में मांगी, उन तमाम संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करते हुए इस बिल को हठधर्मिता के साथ पास कर दिया गया। आखिर सवाल है कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है। और किसान आंदोलन का आपने जैसा कहा भविष्य क्या है, हम क्या देखते हैं, मैं सोचता हूँ इस समय जो किसान दिल्ली की चारों ओर बैठे हुए हैं या पूरे देश के अंदर महापंचायतों के माध्यम से अपने विरोध को प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लड़ाई इस देश की सिर्फ मात्र किसानों की लड़ाई है। ये सिर्फ खेती को बचाने की नहीं लड़ाई नहीं है, ये इस देश को लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र के वजूद पे खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अगर आप शुरुआती दौर से भी करेंगे, सबसे पहले आए, अगर उस समय देखिए विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं के ऊपर इसने हमला किया, हिंदुत्व के एजेंडे को थोपने की कोशिश की। पहला विद्रोह वहाँ पर हुआ। उस समय के तमाम जो उदारवादी लोग थे, जो वैज्ञानिक धरोहर के लोग थे, जो गांधी और नेहरू के भारत के इस देश के संविधान के लिबरल उदारवादी लोकतंत्र के लोकतंत्र और समाजवाद की परिकल्पना के साथ खड़े थे, उन लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया था। तमाम तरह के पद्मश्री पद्म विभूषणों को त्याग करके वो पहला विरोध था। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा बीजेपी और आरएसएस, ये धर्म सत्ता और भ्रष्ट क्रोनी कैपिटल का गठजोड़ की इस समय जो सरकार है, उसने फिर आपने देखा लव जिहाद के नाम पर दलितों के साथ ये धीरे धीरे समाज के हर वर्ग को जो कमजोर तबके थे उस पर अटैक करते हुए आगे बढ़ी। आपने देखा होगा। नहीं तो कांग्रेस उस तरह से जो है उन चीजों को जो है तोड़ नहीं बन पा रही है ना। कांग्रेस ने भी बुनियादी रूप से जब अनुसूचित जाति और जनजाति के एक्ट पर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, कांग्रेस ने उस समय भी विरोध किया था। लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ से अगर आप देखेंगे, जब कोरोना आया, कोरोना का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की थी, किस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ उसको टारगेट किया गया था। नहीं तो कांग्रेस क्यों आवाज क्यों नहीं बन पा रही है? जब सारी चीजें देश में इस तरह से हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तो तमाम चीजें जो है देश में उथल पुथल की स्थिति सी पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। सवाल यह है कि कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई है? कांग्रेस खड़ी है इस समय अगर आप देखेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बुनियादी रूप से सवाल उठाया है कि इस समय जो लड़ाई है, इस समय लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। हाँ। इस समय लड़ाई एक बुनियादी विचार की लड़ाई है कि जो ये इन 70-75 साल हम होने जा रहे हैं आज़ादी के, ये जो बुनियादी लोकतंत्र इस देश में बना था, गांधी और नेहरू का और डॉक्टर अम्बेडकर का लोकतंत्र, जिसमें ये भारत सबका भारत था। नहीं तो गांधी के हत्यारों को आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल कराते हैं। आप किस विचार की बात कर रहे हैं? वो देखिए, एक किसी प्रदेश में किसी लीडर को शामिल कर दिया गया, ये कांग्रेस के विचारधारा है। मैं बुनियादी रूप से कह रहा हूं, कांग्रेस अपने आप को उस चीज से अलग करती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हमारी लड़ाई हिंदुत्व और आरएसएस के खिलाफ है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को उस नैरेटिव को और मजबूती के साथ और शार्प करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर ये जरूर दिखता है, जब हम नागरिक सीए सेंट्रल नागरिक संशोधन कानून था, उस पर कांग्रेस ने पूरी तरह दम खोल करके पार्लियामेंट में उसका विरोध किया था। बीजेपी ने ट्रेंड किया उससे पहले दिल्ली की हिंसा, उस कानून को दिल्ली में वायलेंस के द्वारा तोड़ा गया। उसके बाद कोरोना काल में जमात के मुद्दे को लेकर के कम्युनल वायरस के माध्यम से बांटने की कोशिश की थी। कहीं कहीं पर कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर जो है उस तरह से आवाज नहीं बन पा रही है। नहीं, हम नहीं कह सकते। कांग्रेस शुरुआत से ही, जब किसान आंदोलन में भी नहीं थे, जब किसान सड़कों पे भी नहीं आते
और सरकार इस बिल को लेकर के पार्लियामेंट में आई। कांग्रेस ने भरपूर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जम के विरोध किया और हमारे 3 सांसदों को सस्पेंड तक किया गया था। और 24 घंटे इतिहास में पहली बार देश के संसद परिसर के अंदर 9 सांसद धरने पर बैठे रहे, जिसमें 3 कांग्रेस के सांसद भी थे। तो इसलिए हम शुरुआती रूप से ही किसानों की आवाज बने थे और हमने कहा भी ये तो 3 सवाल नहीं, आवाज बने हैं, असर नहीं दे पा रहे। आवाज भी बने हैं और कांग्रेस उसको पूरी तरह जन आंदोलन में बना रही है। हमने संसद के अंदर लड़ाई लड़ी और आज हम सड़क में भी लड़ाई है। चाहे आपने देखा पंजाब में जब किसान रेल रोको आंदोलन करने से पहले पूरे पंजाब में हमारे नेता राहुल गांधी जी थे, जिन्होंने ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से इन तीनों कानूनों को निकालने की मांग की थी। इस समय पूरे यूपी के अंदर हमारे नेता प्रियंका गांधी जी किसानों को पंचायतों के माध्यम से इन 3 बिलों के खिलाफ इनको विड्रॉल के आंदोलन के साथ है, किसान आंदोलन को मजबूती कर रही है। राजस्थान जहाँ जहाँ हमारी सरकार, जहाँ हमारे प्रभाव क्षेत्र है, कांग्रेस सड़कों में है भी उतर रही। कांग्रेस सड़क और संसद दोनों जगह इन किसान विरोधी कानून के खिलाफ है। और बुनियादी रूप से आपको लगता है या आप इस तरह से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूपी में जो आप जिक्र कर रहे हैं प्रियंका गांधी का कि किसान पंचायतें हो रही हैं, प्रियंका गांधी उसमें जा रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने वेस्टर्न यूपी में जो उसका अपना कमजोर जनाधार था उसको मजबूत किसानों के सहारे कर रही है, लेकिन आवाज नहीं बन पा रही है। बनेगी आवाज। देखिए आज इस देश के अंदर तमाम तरह की वो पार्टियां, जाति पार्टियां, जिन्होंने एक समय जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की थी, आज साफ इस देश में है। इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। एक तरफ मोदी का, एक तरफ आरएसएस का हिंदुत्व का एजेंडा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 5 अगस्त को हरिद्वार आपके अयोध्या में राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण से के साथ की है। राम मंदिर के आंदोलन को, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, वो कोई मंदिर का या राम के मंदिर निर्माण का आंदोलन नहीं था। वो इस देश के बुनियादी सिद्धांत पर जो इस देश के सामाजिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर कहते हैं, जिसमें सिर्फ हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जो जाति रूप से आपको श्रेष्ठ करता है, उसके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। और जो मेजोरिटी सेक्शन है, जिसमें दलित हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग हैं, उनको फिर तमाम उन अधिकारों से दूर करने की कोशिश है जो भारतीय संविधान ने उनको। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने शुरुआत में जो है लोकतंत्र के वजूद की बात कही और आपने कहा कि किसान आंदोलन अगर नाकाम हो जाता है तो लोकतंत्र एक तरह से उसको एक खतरा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आता है। ये आप किस तरह से कह रहे हैं? मैं वो इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मैंने शुरुआत में कही, पहले इन्होंने देश के तमाम तरह की शिक्षण संस्थाओं, चाहे हमारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, जो लिबरल भारत की, जो नेहरू की इस देश के अंदर एक पूरे संस्थान थे, उन पर हमला किया। उसके बाद इन्होंने माइनॉरिटीज़ को अलग थलग करके उनके ऊपर हमले किए गए। और अंतिम कड़ी थी जब देश ने, इस देश के संविधान ने कहीं नहीं लिखा है कि एक खास विशेष धर्मों के समूह को ही भारत के नागरिकता का अधिकार होगा। इसने पहली बार जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत को एक धर्म विशेष के देश के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि इन्होंने दलितों के अधिकारों को, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट को क्या कहते हैं कमजोर करने की कोशिश की हो, या इन पिछले 7 सालों के अंदर जब से मोदी आए हैं पूरी तरह से क्या कहते हैं आरक्षण के सवाल को एक तरह से खत्म करने का सवाल किया। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस देश में रोजगार का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जहाँ नौकरियों की विशाल लंबी चौड़ी है। भारत में अगर सबसे ज़्यादा नौकरियों देने वाला क्षेत्र वो सार्वजनिक क्षेत्र है। वो सार्वजनिक नेहरू जी ने इस बुनियादी अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी और इस बजट में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के माध्यम से कह दिया अब इस देश को पब्लिक सेक्टर की आवश्यकता नहीं है। हम अब न्यूनतम भागीदारी अब हमारी सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगी।
इसका नुकसान किसको होने वाला है? सबसे ज़्यादा समाज के वंचित समूह के लोग हैं, चाहे दलित हैं, चाहे पीछे बढ़क हैं, यही भारतीय समाज के सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक लोग, उन पर अधिक चोट करके। उसके बाद आपने देखा होगा इसी बिल में, इसी कोरोना काल में, ये तमाम लेबर कानून आज के दौर में 300 से ऊपर जो प्रतिष्ठान है वहीं पर लेबर डिस्प्यूट एक्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, लेबर लॉजों को लागू किया जाएगा। आज इस देश के अंदर अब मजदूर सुरक्षित नहीं है, उसके ट्रेड यूनियन के अधिकारियों को कम कर दिए गए, उसके काम के घंटे को आपने देखा कुछ राज्यों ने तो काम के घंटे को 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे तक कर दिया है। तो मजदूर अधिकारियों को कर्टेल किया गया था। अब अंतिम लड़ाई है, जब आपने पब्लिक सेक्टर को भी डिसमेंटल कर दिया है तो एक ही क्षेत्र रह गया है जहाँ पर इस देश के कॉरपोरेट जगत की पहुँच नहीं थी, वो खेती का क्षेत्र था, कृषि का क्षेत्र था। और आज आपने ये 3 बिलों के माध्यम से है खेती की भी निजीकरण की शुरुआत कर दी है। वो किसान जो 80% इस देश का मार्जिनल किसान है, स्मॉल छोटा किसान है, गरीब किसान है, अब आप उसको अपने ही खेत में मालिक की जगह, जिस धरती के छोटे से टुकड़े को समझता ये मेरी गरिमा, मेरी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, उसको आप उसी क्षेत्र में कॉर्पोरेट के हाथों में डाल करके उसको मजदूर बनाने जा रहे हैं। उसकी बार्गेनिंग पावर को ख़त्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम MSP को कहाँ ख़त्म कर रहे हैं? 2 साफ संदेश दिख रहे हैं। एक तरफ अगर प्राइवेट सेक्टर की मंडियाँ आ गई और पब्लिक सेक्टर की मंडियाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर को तमाम तरह की टैक्स उससे छूट दे दी है। तो कोई भी जो बिजनेसमैन है वो अब सरकारी क्षेत्र मंडी में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ MSP का कानून लागू है। वो अपने प्राइवेट मंडी में जाएगा जहाँ उनको सरकार को किसी तरह का टैक्स भी नहीं देना होगा, और न्यूनतम मजदूरी वहाँ लागू नहीं, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए अगर आप अंतिम धड़ा इस देश का जो किसान है अगर वो चोट में खा जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, तो भारतीय लोकतंत्र किसके लिए है? न मजदूरों के लिए है, न दलितों के लिए है, न वंचितों के लिए है, न माइनॉरिटी के लिए है। अब वो खेती के लिए भी नहीं रह जाएगा, अब किसानों के भी नहीं रह जाएगा। तो ये सिर्फ एक छोटे सबके तबके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस देश में जो सत्ता चाहिए, धर्म सत्ता, एक तरफ RSS है, हिंदुत्व की विचारधारा, उसका धर्म से कोई लेना देना, वो पॉलिटिकल एक विचारधारा है जो लोगों की भावना का दोहन करनी चाहती, और दूसरा क्रोनी कैपिटलिस्ट है, जहाँ एक चंद पूंजियों का गठजोड़ है कि वो पूरी सत्ता पर काबिज करके देश के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि किसान आंदोलन का सफल होना भारतीय लोकतंत्र को बचाने का बड़ा आंदोलन है, और इसलिए कहा जा सकता है ये आंदोलन सिर्फ खेती को बचाने का आंदोलन है, ये सिर्फ किसानी को बचाने का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र को भी, इस देश के सेकुलर कैरेक्टर को भी बचाने का आंदोलन है। तो ये थे प्रदीप टमटा साहब, जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो जाहिर है कि जिस तरह से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, इसकी समस्याओं को समझना होगा, इस आंदोलन को कामयाब बनाना होगा। साफ तौर पर इनका ये मानना है, और साथ ही साथ इसकी तमाम ये कारण जो है वो यहाँ पर गिनाते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप टमटा साहब, आपने विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि ये एक नॉन प्रॉफिट मीडिया हाउस है, आपको इस चैनल की मदद की ज़रूरत है, आप इस चैनल को सहयोग भी कर सकते हैं। नीचे जो है जो टिकर चल रहा है, आप वहाँ पर जाकर के अपनी मदद दे सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।